हेलो यार, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स पढ़ ली थी। ठीक है, उसमें जो लास्ट में हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो हमारे पास कई थे, जैसे कि आपके पास आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, आइसोबारिक। ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इस तरीके से पढ़ लिया था। तो बारी बारी से एक एक को इनमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आज सिर्फ हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें हम आज दूसरे लेक्चर में आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो आइसोथर्मल में मैंने कल थोड़ा सा बता दिया था कि आइसो आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और जो थर्मल है इसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास टेम्परेचर जो है पूरे उसमें प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहे, प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी चेंज होता रहे, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो सेकंड बात है, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें जो कि होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के लिए कांस्टेंट होते हैं, राइट। ओके, और रियल गैस कांस्टेंट ये तो पहले ही कांस्टेंट होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। और जो टेम्परेचर है हम आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं, सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये तीनों चीजें कांस्टेंट होगी, तो यहाँ से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। अब मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल होगा कांस्टेंट रहेगा, तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि P1V1 प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट शुरुआत में था विल बी इक्वल टू P2V2। इनका प्रोडक्ट जो बाद में होगा ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे किसी फिक्स वैल्यू के, किसी कांस्टेंट के। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में देखिए आपके पास बड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास मेल्टिंग प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग में आपके पास अगर हम समझे तो मेल्टिंग में क्या होता है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, आप इसको हीटअप करना स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि टेम्परेचर इसका राइज नहीं करता जब तक कि पूरी की पूरी आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपके पास मेल्टिंग होने लग रही है, या फिर बोल लो स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, और लास्ट थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर में हमने पढ़ा है कि स्टेट चेंज के दौरान लेटेंट हीट में चली जाती है सारी की सारी गिवन हीट, और टेम्परेचर जो है वो सेम बना रहता है। ठीक है, टेम्परेचर सेम, तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरीके से हमारे पास बॉइलिंग में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है ये आपके पास पहले 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम जब तक नहीं बनता तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो बॉइलिंग के दौरान भी हमारे पास क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बॉइलिंग के दौरान भी क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉइलिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मेल्टिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल हमारे पास हो गए। ठीक है, अगर हमने देखो स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी Q इज इक्वल टू एम एस टी टी, है ना। यहाँ पर M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, S क्या है उसकी स्पेसिफिक हीट, और dt क्या होता है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर यहाँ से स्पेसिफिक हीट निकाला जाए तो Q डिवाइडेड बाई एम डी टी ये बनेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है ये तो हमारे पास क्या रहने वाला है, जीरो। जीरो क्यों रहने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इस प्रोसेस में हमारे पास क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे तो आपके पास स्पेसिफिक हीट हमारे पास कितनी हो जाएगी, Q अपॉन में M इंटू में जीरो, दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट होती है अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहेंगे। ठीक है, ऑल्सो अब हम यहाँ से देखिए आगे चलते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे। तो इस प्रोसेस में दो कंडीशंस है, ये कराने के लिए, कभी भी ये प्रोसेस कराना तो इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले ये हमारे पास होता है स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। दूसरा, इसमें जो वोल्स यूज होती है वो वोल यूज होती है आइसोथर्मल या डायथर्मल वोल। ठीक है, कौन सी वोल, आइसोथर्मल और डायथर्मल वोल। बिल्कुल स्टार्टिंग में इन वोल्स के बारे में मैंने बताया था कि ये आपके पास हीट का ट्रांसफर अलाउ करती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट ट्रांसफर इज अलाउड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब इस चीज को एक्सप्लेन करना हमने कि आपके पास क्यों स्लो प्रोसेस है ये, और क्यों इसमें आइसोथर्मल या डायथर्मल वोल यूज करी गई है, हमने एडियाबेटिक वोल इसमें क्यों यूज नहीं करी है। ठीक है, तो देखिए जनरली जो हमारे पास कोई भी प्रोसेस होगा थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें हम या तो गैस को कंप्रेस कर रहे होंगे। ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब है प्रेशर इंक्रीज करना। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करना, और या बोल लो वॉल्यूम डिक्रीज करना, ये तो होता है आपके पास कंप्रेस करना।
ठीक है। कंप्रेस करने में जैसे मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में आपके पास एक गैस रखी हुई है, ठीक है, मान लो कोई गैस है, जनरली गैस रहेगी हमारे पास, यहाँ पे जो सिस्टम होगा हमारे पास वो गैसियस स्टेट में ही रहेगा इन जनरल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गैस है, इसको बोलेंगे हम सिस्टम, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो हमने क्या किया, इस पर बाहर से एक फोर्स लगाया, ठीक है, बाहर से फोर्स लगाया, क्यों लगाया, ताकि हम इसको कंप्रेस कर सके। तो कंप्रेस करें कर सके तो इसलिए बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही बाहर से फोर्स लगाया, अब समझना बात को, जो अगर अब हमारे पास जो ये वॉल्स होती कैसी होती, एडियाबैटिक, इफ दीज वॉल्स आर एडियाबैटिक, ये वॉल अगर एडियाबैटिक होती तो इसको जैसे ही बाहर से हमने फोर्स लगाया तो हम लोगों ने सिस्टम पे वर्क किया है, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, हमने सिस्टम पे वर्क किया, तो इससे क्या होगा, जिसने वर्क किया है उसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी, ये तो हम जानते हैं, जो भी वर्क करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो जिसने वर्क किया है उसकी तो एनर्जी कम होगी, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है डाउन हो जाएगी, फॉल कर जाएगी, ठीक है। और जिस पर वर्क किया है, मतलब कि सिस्टम पर वर्क किया तो सिस्टम की एनर्जी राइज कर जाएगी, तो सिस्टम की एनर्जी जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। तो सिस्टम तो हमारे पास गैस थी, गैस की एनर्जी राइज कर जाएगी, मतलब कि यहाँ पर हीटिंग होना स्टार्ट कर जाएगा कंप्रेशन करने से, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हीट बढ़ने लग जाएगी तो इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और अगर टेम्परेचर राइज कर गया हमारे पास तो ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए कि एनर्जी राइज हो रही है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखना है, ठीक है। ऐसा तब हो सकता है जब आपने इसको कंप्रेस किया और जो एक्स्ट्रा हीट यहाँ पर जो जनरेट हुई है, एक्स्ट्रा हीट जो बनी है, वर्क डन जो हीट में कन्वर्ट हुआ है, इस एक्स्ट्रा हीट को बाहर जाने दिया जाए, ठीक है। तो जितनी हीट अंदर जनरेट हुई है, बनी है, वर्क डन से कन्वर्ट हुई है, एक्चुअली में कन्वर्ट सही वर्ड है, तो जब ये बाहर निकल जाएगी तो टेम्परेचर तो आपके पास कॉन्स्टेंट मेंटेन रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब भी सिस्टम को आप कंप्रेस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा हीट कन्वर्ट होकर आएगी, हमारे वर्क डन का पार्ट जो एक्स्ट्रा हीट में कन्वर्ट होगा वो सराउंडिंग में चला जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास ये वॉल कैसी यूज हो, एडियाबैटिक वॉल तो ट्रांसफर अलाउ ही नहीं करती, हमारे पास ये वॉल कैसी हो, आइसोथर्मल वॉल या डायथर्मल वॉल। तो ये तो एक रीजन हो गया कि डायथर्मल वॉल क्यों यूज करी गई है, ठीक है। दूसरा आपके पास इसको सिंपल सा आप इसके लिए भी कंप्रेशन ना तो एक्सपेंशन के लिए भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द गैस में क्या होता है, एक्सपेंड, गैस जो है एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड मतलब कि आपके पास जो प्रेशर है अब की बार ये डिक्रीज होगा और जो ये वॉल्यूम है ये इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करा जाए और वॉल्यूम इंक्रीज, ये कैसे हुआ होगा समझो, मान लो ये गैस है, फिर से अब जो गैस है कंप्रेस कर दी थी जो आपने, गैस ने पिस्टन पर कुछ फोर्स लगाया, ये तो लगाती रहती है गैस फोर्सेस, ठीक है। गैस ने जब पिस्टन पे कोई फोर्स लगाया तो इसकी वजह से पिस्टन थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आई, तो फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी आई, तो यहाँ पर भी वर्क डन हुआ। पर ये वर्क डन किसने किया है, ये सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है। तो सिस्टम ने वर्क किया, और जो भी वर्क करता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, फॉल कर जाती है, तो जो सिस्टम की एनर्जी है ये क्या कर जाएगी, डाउन चली जाएगी, फॉल कर जाएगी। अगर सिस्टम की एनर्जी डाउन कर गई तो इसका तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, टेम्परेचर फॉल कर गया तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बचेगा। तो आपको क्या चाहिए कि जितना इसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है, जितनी इसकी एनर्जी डाउन जा रही है, अगर उतनी ही एनर्जी कहीं बाहर से आ जाए, ठीक है, जितनी इसकी एनर्जी इसके वर्क करने से डाउन जा रही है, अगर उतनी एनर्जी कहीं बाहर से आ सके तब, और तब टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रह सकता है, राइट। तो इसका मतलब आपको बाहर से एनर्जी को आने देना पड़ेगा एक्सपेंशन के दौरान, ठीक है, कंप्रेशन के दौरान अंदर वाली एनर्जी को बाहर जाना अलाउड करवाना था, और एक्सपेंशन के दौरान बाहर वाली एनर्जी को अंदर आना अलाउड करवाना है, तब और तब टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब वॉल्स कैसी हो हमारे पास, आइसोथर्मल वॉल। तो ये तो होगी एक्सप्लेनेशन हमारे पास कि कौन सी वॉल यूज करनी है इसमें, आइसोथर्मल वॉल, क्योंकि जब भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन आप करेंगे तो गैस का टेम्परेचर चेंज होने को होगा, क्योंकि एनर्जी सिस्टम की फॉल करेगी या फिर राइज करेगी, आपको उस एक्स्ट्रा एनर्जी को या तो बाहर भेजना पड़ेगा या बाहर से कुछ एनर्जी अंदर लानी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। अब बात आती है कि ये स्लो प्रोसेस क्यों है, ठीक है, वाई इट इज स्लो प्रोसेस। तो आपके पास अगर हम इसको देखें कि ये स्लो प्रोसेस क्यों है, मैं एक बार इस पार्ट को रब कर देता हूँ, स्लो प्रोसेस को एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, अगर मान लो हम क्या चाह रहे हैं, गैस को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो ये गैस थी, इसको हमने कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने से क्या हुआ था, इसमें एक्स्ट्रा हीटअप जनरेट हो गई थी। तो हमको क्या चाहिए कि जो ये एक्स्ट्रा हीट कन्वर्ट होके आई है ये बाहर जा सके, तो इसको बाहर जाने का टाइम तो मिलना चाहिए ना। अगर हमने इसको बहुत फास्ट कंप्रेस कर दिया तो हीट को बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो हीट अंदर रह जाएगी और टेम्परेचर राइज कर जाएगा और ये आइसोथर्मल प्रोसेस ही नहीं बचेगा,
ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि आप इस हीट को बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने का टाइम दो। तो इसको बिल्कुल स्लो स्टेप्स में कंप्रेस किया जाता है या एक्सपेंड किया जाता है, ताकि जो अंदर हीट है वो धीरे धीरे बाहर जा सके। अब हीट पे कोई आपने फैन तो चला नहीं रखा कि हीट एकदम से बाहर चली जाएगी, ठीक है। हीट जो है अपना हिसाब से स्लो स्लो बाहर जाती है। तो आपको इसको इतना ही स्लो एक्सपेंड करना है कि जितनी हीट कन्वर्ट होकर आई उतनी बाहर भी जा सके उतने टाइम में, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है, ताकि हीट एक्सचेंज का टाइम रहे हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ये था कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाई दे आर स्लो प्रोसेस, और क्यों उनमें डायथर्मल वॉल या एडियाबेटिक वॉल यूज करा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्ट यूज होगा आगे जाके हीट इंजन में, ठीक है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, अब ये ऐसे आ सकता है वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या फिर आपसे वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, ऑफ ए गैस, ऐसा आएगा क्वेश्चन। या तो एक्सपेंशन का आएगा या फिर आपके पास कंप्रेशन का आएगा, ठीक है। तो एक बार जरा यहाँ पर साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो हम हरदम वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन बाय सिस्टम कैसा लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा लेंगे? हरदम नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम कैसा लिया जाएगा? हरदम नेगेटिव। हो सकता है कि ये आपकी केमिस्ट्री से अलग हो, ठीक है, पर हम फिजिक्स में ये लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए आगे जाके हम ये देखेंगे कि जो वर्क डन है ये प्रेशर इनटू चेंज इन आपके पास वॉल्यूम होता है, ठीक है। दैट इज प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस का इनिशियल वॉल्यूम, ये आगे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो प्रेशर वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इस टाइप का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो जब सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम क्या करेगा? नीचे से फोर्स लगाएगा और आपके पास ये जो है गैस एक्सपेंड हो जाएगी। तो सिस्टम वर्क करता है एक्सपेंशन के दौरान, ठीक है। जब गैस एक्सपेंड होती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि फाइनल वॉल्यूम, अब तो ज्यादा वॉल्यूम होगी ना सिस्टम के वर्क करने से, तो एक्सपेंशन के दौरान हम क्या देखेंगे? फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन होती है इनिशियल वॉल्यूम से। अगर ये कंडीशन इसमें रखी जाए तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो हम देखेंगे कि जब भी एक्सपेंशन आपका करोगे तो एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन आपके पास पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कौन से टाइम पे होता है? एक्सपेंशन। इसको याद भी रखेंगे, आगे यूज होगा। जब भी गैस एक्सपेंड हो रही हो तो उसका वर्क डन आपको पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं, सिस्टम पर वर्क होता है, ठीक है। सिस्टम पे वर्क होता है तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पिस्टन नीचे की तरफ दबेगा। फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज की अगर कंडीशन इसमें रखूं मैं कि वी इनिशियल जो है वो आपके पास कम होगी फाइनल से, सॉरी वी इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो आपके पास वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव मतलब कौन से केस में? जिस पर सिस्टम पर वर्क किया गया है या फिर गैस कंप्रेस हुई है। तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब सिस्टम पर वर्क हुआ है या फिर गैस कंप्रेस हो रही हो। तो इसको याद रखेंगे, कंप्रेशन ऑफ द गैस के दौरान आपके पास वर्क डन जो है नेगेटिव होगा और एक्सपेंशन के दौरान पॉजिटिव होगा। तो इसको याद रखते हुए इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन टॉपिक का नाम है हमारे पास वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो मैं कोई एक करा देता हूं, आपको साइन ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं किसका करा देता हूं? आपको एक्सपेंशन का करा देता हूं। कंप्रेशन में आप जस्ट जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें लास्ट में जाके साइन को चेंज कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक सिस्टम है, मैं एक्सपेंशन वाला वर्क करवा रहा हूँ आपको अभी, कंप्रेशन के लिए बाद में साइन चेंज कर लेंगे, बस यही फर्क आएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एक गैस थी। गैस ने क्या किया कि आपके पास इस पिस्टन पर कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाया या बोलो प्रेशर एग्जर्ट किया, ठीक है। कुछ फोर्स लगाया या फिर बोल लो प्रेशर एग्जर्ट किया। इस पिस्टन का जो ये एरिया है हमारे पास वो ए के बराबर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है ये बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया के, ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिफाइन है फोर्स अपॉन एरिया से। तो इसकी वजह से जो आपके पास ये जो पिस्टन है ये कुछ इतना ऊपर चला गया, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये प्रोसेस कैसा होता है? स्लो प्रोसेस। तो इसको एकदम से ऊपर नहीं ले जाना, इसको बिल्कुल स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हम ऊपर लेके जाएंगे। तो मान लेते हैं हम कहीं पर जब ये फोर्स लगाया तो उसकी वजह से पिस्टन में बिल्कुल हल्की फुल्की डिस्प्लेसमेंट आई, कितने की? dx की, ठीक है। तो ये पिस्टन में छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx की आई इस फोर्स की वजह से, तो कुछ वर्क डन हुआ होगा डेफिनेटली। तो वर्क डन, क्योंकि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी बिल्कुल स्मॉल सा हुआ होगा dw, ठीक है। वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है? कोस थीटा। अब यहाँ पर जो गैस ने फोर्स लगाया है
पिस्टन पर ऊपर की तरफ लगाया और पिस्टन गया भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो डॉट हटा देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स कोस 0 डिग्री। कोस 0 होता है 1, तो यहाँ से स्मॉल वर्क डन आया हमारे पास एफ डी एक्स के बराबर, राइट। अब हम फोर्स को लिख देते हैं प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, बाद में जगह की जरूरत पड़ेगी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स को लिखा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एरिया इंटू डी एक्स, एरिया गुना में एक और लेंथ, तीन लेंथ की मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाती है, वॉल्यूम। तो दिस विल बी इक्वल टू पी डीवी। तो ये मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि जो वर्क डन है उसको पी डीवी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम से हम स्टार्ट करेंगे। तो आगे से आपको याद ही रखना है कि यहाँ पर हम वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना लिख के जनरली वर्क डन को प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम लिखा करेंगे। ठीक है, यही से आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो आगे से। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये हमको स्मॉल वर्क डन नहीं निकालना था, हमको तो इसकी पूरी वॉल्यूम V1 से V2 तक जब तक चेंज नहीं होगी, या V इनिशियल से V फाइनल नहीं होगी, तब तक इसको वर्क डन निकालना था, तब तक इसको एक्सपेंड कराना था। ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम V1 से V2 चेंज करने का वर्क डन निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कहां से कहां तक, वॉल्यूम V1 से V2 जब तक चेंज ना हो जाती। ठीक है, तो यहाँ से नेट वर्क डन आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 प्रेशर इंटू में डीवी। अब जो ये प्रेशर है, ये जो प्रेशर हम देखो इसकी इक्वेशन पढ़ी थी हमने। ठीक है, इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहां से हम प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, एनआरटी बाय वी, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, एनआरटी बाय वी। ठीक है, तो रख देते हैं, प्रेशर को मैंने क्या लिखा, एनआरटी बाय वी इंटू में डीवी, ये बन गया। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है उससे कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती है, तो कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लेते हैं। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, तो अंदर बचता है V1 से V2, और नीचे जो ये V बचता है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग में इसका लॉगरिथमिक जाता है, V1 से V2 हमारे पास लिमिट होगी। ठीक है, नेचुरल लॉग होगा इसका। नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, जिसका बेस हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमको जस्ट क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। दिस विल बी इक्वल टू एन आर टी लोगरिथमिक ई, अपर लिमिट कितनी है हमारे पास V2 माइनस लोगरिथमिक ई, लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास V1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो यहां से हमारे पास वर्क डन किसके बराबर आया, एन आर टी, और लोग एम माइनस लोग एन का फॉर्मूला होता है लोग एम बाई एन, लोग एम माइनस लोग एन का जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है लोग एम बाई एन, ये आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोग V2 बाय V1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन। इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे इसको लिखा जा सकता है, तो इधर वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जा रहा है। तो यहां से देखिए, फिर से आते हैं, आपके पास जो वर्क डन आया ये आ गया हमारे पास एन आर टी लोगरिथमिक V2 बाई V1। एक फॉर्मूला तो इसका ये बन गया। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला जो इसका हम यूज कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल आइसोथर्मल की एक इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका मतलब था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहां से मैं V1 बाय V2 निकालू तो किसके बराबर आए, P2 बाय P1 के। ठीक है, तो वर्क डन में इसको रखा जाए तो क्या बनेगा, एन आर टी लोगरिथमिक P2 बाय P1। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला वर्क डन का बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब ये कौन सा लोगरिथमिक है, ये हमारे पास नेचुरल लॉग था, इसको कई जगह पे एलएन भी लिखा मिल सकता है आपके पास, एलएन और नेचुरल लॉग, ये बेस ई दिखा दो या खाली एल लिख दो, इसको नेचुरल लोगरिथमिक बोला जाता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हमको नेचुरल लॉग में वैल्यूज ज्यादा पता नहीं होती है। ठीक है, तो इसको log टू द बेस 10 में जनरली लिखा जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह log टू द बेस 10 में आते हैं। तो एक कन्वर्जन होता है लोगरिथमिक ई को। ठीक है, जो ये है इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई आगे लिखा जाएगा, जैसे 2.303 मल्टीप्लाई बाय लोगरिथमिक बेस ई एक्स, ये लोगरिथमिक बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी भी एक्स चीज का नेचुरल लॉग दे रखा है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपके पास log टू द बेस 10 में चला जाता है। तो मैं ये रिजल्ट यहाँ पर यूज करके इसको एक बार log टू द बेस 10 में लिख देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा फेमस हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है इसका। ठीक है, log टू द बेस 10 में, क्योंकि न्यूमेरिकल में जनरली वो यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लोगरिथमिक बेस टू द 10 आ गया अभी। ठीक है, V2 बाय V1।
इसको 10 टू द बेशक मत दिखाओ, ये अपने आप से अंडरस्टूड है। और ऐसे ही 2.303 nRT लोगरिथमिक फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर। सॉरी, हमारे पास यहाँ से देखिए हमने क्या देखा था, V1/V2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, P2/P1। तो V2/V1 किसके बराबर होगा, P1/P2 है। तो इनिशियल प्रेशर ऊपर आएगा, फाइनल प्रेशर नीचे, इनिशियल प्रेशर ऊपर, फाइनल प्रेशर नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया किसका, आइसोथर्मली एक्सपेंशन ऑफ ए गैस का। और वही अगर ये कंप्रेशन ऑफ द गैस का होता, ठीक है, अगर ये कंप्रेशन होता तो कंप्रेशन में वर्क डन कैसा है, नेगेटिव, बिल्कुल शुरुआत में बताया था। तो वर्क डन क्या होता, माइनस का 2.303 nRT लोगरिथमिक फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, या फिर ये सारी चीज और लोगरिथमिक इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर, फिर ये हमारे पास वर्क डन ये होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आइसोथर्मली कंप्रेशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे, आप इसको उतार लेना। इसके बाद आते हैं हम पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। पीवी इंडिकेटर डायग्राम किसको बोलते हैं, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ होता है एक्चुअली में, इसी को पीवी इंडिकेटर डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ है। तो देखिए आपके पास की जो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसकी इक्वेशन थी, यहां से हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, इस तरीके से हाइपरबोलिक। कैसा ग्राफ होता है, हाइपरबोलिक, ठीक है। किसी एक को रब कर लेते हैं और दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एरो इधर बनाऊं, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रही है और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ग्राफ ऊपर से देखो यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। ग्राफ अगर नीचे आ रहा है तो प्रेशर जो है ये डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रही है। तो ये ग्राफ बनेगा आपके पास एक्सपेंशन ऑफ द गैस का, जब एरो इधर लगी हो तो ये एक्सपेंशन ऑफ द गैस है। और अगर आपके पास प्रेशर इधर है, वॉल्यूम इधर है, ग्राफ की शेप तो हाइपरबोलिक रहेगी, जस्ट अगर एरो इधर है तो ये आपके पास कंप्रेशन का ग्राफ है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और प्रेशर आपके पास इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास पीवी इंडिकेटर डायग्राम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। आगे जाके हम क्या करेंगे कि जो प्रेशर, ये आइसोथर्मल का ग्राफ और एडियाबैटिक का जो पीवी डायग्राम है, इसको आगे जाके एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करके फिर देखेंगे कि शेप तो एक जैसी है, पर किसका स्लोप कैसा है, किसका कैसा है, ये स्लोप में आगे जाके एक ही बार में कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस आगे चलता रहेगा हमारे पास हीट इंजन तक। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या उसके एग्जाम्पल है, ठीक है, वो सब देखेंगे। और फिर बाकी प्रोसेसेस के देख के आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।